हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल स्टडी विद दुष्यंत पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी ईवीएस की क्लास है, इसमें हम देखेंगे क्लास थ्री का आपका जो भी अच्छा कंटेंट है, एक तरह से नोट्स हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी कंटेंट को आपको आसानी से आपके दिमाग में सेट करते हैं। पहला पॉइंट आपका है कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है कि किस जीव की देखने की क्षमता कम होती है? चूहों की। पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। तो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, परंतु उनकी सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। तो कहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं? ये आपको याद रखना है, नागपुर के लोग। ऐसे प्रश्न आपकी सीटेट में आएंगे। कई बार ऐसे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके आए थे। तो अगर आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपके जितने भी सोशल मीडियाज़ ग्रुप हैं, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला है आपका डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। तो ये मुद्रा आपका पैसा वाला मुद्रा नहीं है। जो डांस के जरिए चेहरे के हाव भाव से आपको सामने दिखाया जाता है, वो आपका मुद्रा और भाव है, इसको कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, सीटेट प्रीवियस ईयर आप उठा के देख सकते हैं। इसी उल्लू को कई प्रकार से पूछा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। सीधे तौर पे ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। अगला एक प्रश्न आपके इससे बनता है कि 360 डिग्री, कौन सा ऐसा पक्षी है जो 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमाता है? आपका उल्लू है। एक यहाँ से और बनता है आपका कि झटके से, जब भी झटके से गर्दन पीछे करने की बात प्रश्न में हो कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से पीछे की तरफ घुमाता है, वो आपका मैना आपको याद रखना है, वो हो जाएगा आपका मैना पक्षी। तो बढ़ते हैं अगली पॉइंट पर। हर एक पॉइंट आपकी क्लास 3 का ईवीएस जो ये आप देख पा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सभी छांटे हुए कंटेंट हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं और साथ में उनको गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रेल लिपि से। कई बार इससे प्रश्न आपसे सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हर बार प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है। तो आपको कंटेंट अच्छे से याद रखना है। प्रश्न की प्रकृति कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाते हैं तो प्रश्न की प्रकृति पर कोई दिक्कत आपको पड़ने वाला नहीं है। ब्रेल लिपि की बात करते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक मोटे कागज़ पर ये ब्रेल लिपि लिखी जाती है। जब भी आपको एग्जाम में 4-5 कथन दे करके उसमें आपको छांटना या मिलान करने का प्रश्न दिया जाता है, फिर आपसे ABC करके पूछता है कि ए सही है या AB दोनों सही है, ABCD सब सही है, तभी प्रश्न का जो स्तर होता है थोड़ा कठिनाई का बढ़ जाता है। इसलिए आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है। दूसरी चीज़, ये नुकीली चीज़ों से बिंदुओं को उभारा जाता है। तो एक नुकीली चीज़ों से इसको क्या होता है कि बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। तो ब्रेल लिखी जो आपकी लिखावट होती है वो आपके जो आँखों से देख नहीं सकते हैं,
अंधे व्यक्तियों के, एक तरह से आप समझ सकते हैं अंधे व्यक्तियों के पढ़ने की ये लिपि है। उन्हीं बिंदुओं को वो छू करके समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, क्योंकि ब्रेल लिपि का जो खोजकर्ता है ये आपके लुइस ब्रेल हैं। लुइस ब्रेल की पढ़ाई रुचि थी, तो वह अपने पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। तो किसे ब्रेल स्क्रिप्ट से जाना गया, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लुइस ब्रेल ने जो तरीका निकाला था, बाद में उसको क्या कहा गया था, ब्रेल स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। ये आपके एग्जाम में प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जा सकता है, स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आपके जो बर्तन बनते थे या तो पत्थर के या तो चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। तो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ पे आपका प्रसिद्ध कहवा की चाय बनाई जाती है, श्रीनगर। तो यहाँ से ये आपका इम्पोर्टेंट है। बस प्रश्न आपको छोटा लगेगा, लेकिन आप उसे एग्जाम हॉल में गलत करके आ जाएंगे। 1 नंबर आपका ऐसे चला जाता है। डल आपका और लेक, ये श्रीनगर में है। डल और लेक झील याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। शिकारा नाम की नाव की टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। तो ये जो शिकारा नाम की नाव है, ये आपकी डल लेक में एंजॉय के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से शिकारा जी आपको याद रखना है, ये नाव का नाम है। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। तो हाउस बोट का ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपका श्रीनगर में। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बज्जू नाम का गांव राजस्थान में है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका कि बज्जू नामक गांव कहाँ है। तो सीधे आपको राजस्थान याद रखना है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना ज़रूरी है। सिंबल के साथ साथ दिशा और क्षेत्र भी आपको ध्यान रखना है। रीयूज वाटर, यानी पुनः वाटर के बारे में, पुनः प्रयोग जल के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। रीयूज वाटर यानी पुनः जल का प्रयोग के बारे में अगर बच्चों से आप डिस्कशन करते हैं तो बच्चों के अंदर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। कई बार हमने इसको पढ़ाया है, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट लगा है हर बार इसको, इसलिए आपको देखने को मिलता है ताकि आपको याद रहे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, 1 पॉइंट ये आपको याद रखना है। इसके सूप को लिंगहू फेन कहते हैं। तो लिंगहू फेन किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये सांप की एक डिश है जिसको लिंगहू फेन कहते हैं। कहाँ के लोग खाते हैं, हांगकांग के लोग खाते हैं। तो यहाँ से 3-4 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये ना आपको पता है ना हमें पता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हर एक तरीके से आपको प्रश्न याद होने चाहिए। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है, कश्मीर में मछली पूछी जाएगी कैसे खाते हैं, तो सरसों के तेल में। और जब आपकी गोवा और वहाँ की बात करी जाए केरल की, तो आपको नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। तो 2 चीज़ें यहाँ से आपकी अंतर आपको स्पष्ट रहना है, अंतर में आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपके दोनों प्रश्न बनेंगे। आपके शिफ्ट में कौन सा प्रश्न आता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सरसों के तेल में आपको कश्मीर में ये मछली खाई जाती है सरसों के तेल में, गोवा में आपके नारियल के तेल में। यहाँ से 2 चीज़ें आपको याद रखना है। टैपियोका,
टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। टैपियोका को जानते हैं क्या कहते हैं? कि साबूदाना कहते हैं इसको। आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए, साबूदाना। साबूदाना को टैपियोका कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। दूसरा नाम भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तब आपको दिक्कत हो सकती है, 1 नंबर आपका कट सकता है। वल्चर, गिद्ध आपका मरे हुए जानवरों को खाता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। देखिए, गिद्ध और ये जो कौवे वगैरह होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, इन्हें कह सकते हैं कि पर्यावरण के ये ऐसे जीव हैं जो सफाई करते हैं, या सफाई करने वाले पक्षी हैं। आपके गिद्ध, कौवे, ये जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि कबूतर, हमिंग बर्ड, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये यही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि किसकी चोंच सुई की नोक जैसी होती है। तो हमिंग बर्ड आपको याद रखना है। ऐसे आपको दिमाग में सेट करना है कि आपके एग्जाम में प्रश्न का स्तर किस टाइप से बनेगा। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं, ये हमने सीधा सीधा आपको पढ़ाया, लेकिन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा? पंख ग्रे रंग के और चोंच गुलाबी, ये किस पक्षी के होते हैं? तो ऐसे आपको याद रखना है, कबूतर। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। इसके पहले के भी वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। उन सभी वीडियोज़ को आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं, वहाँ से सभी वीडियोज़ को देख लें। अभी से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। आपको ईबीएस, सीटेट के ईबीएस के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप 2 से 3 बार हर एक वीडियो को देखिए। सभी कंटेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही से प्रश्न आपका बनेगा। घुमा फिरा के भी बनेगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा कि असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। असम से जब भी प्रश्न बनता है तो आपका पॉइंट के बाद 1 2 3 4 पॉइंट आपको तो छाटने रहते ही हैं। साथ में आपका ABCD करके वहाँ से ए और बी दोनों सही है, ABC सही है, तीनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। इस तरह आपको प्रश्न में उत्तर छाटने को मिलेगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखने के लिए हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न के स्तर को किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कंपटीशन आप जानते हैं कितना हाई है। 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं कहाँ? असम में आपके घर ज़मीन से, और साथ में यहाँ बाँस से बनाए जाते हैं। तो असम के घर बाँस से बनाए जाते हैं, 10 से 12 फुट ऊपर ज़मीन से होते हैं। 2 चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर होती हैं। घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है, यानी कि लकड़ियों से ही बनता है इनका घर। असम में घर की ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण आपको जानना है कि क्यों यह ऊंचाई पर बनाया जाता है। क्योंकि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। इस कारण से असम में जो है घर की ऊंचाई पर बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं, और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। तो बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है कहाँ? मनाली में। और मनाली में घर आपके पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। राजस्थान की बात करते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, इसके घर बनाए जाते हैं, और छत झाड़ियों से बनती है। तो यहाँ से आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि मड क्या होता है? तो मड को आपको याद रखना है, एक प्रकार की क्या है? गीली मिट्टी है। और गीली मिट्टी और छत जो झाड़ियों से बनती है, ये कहाँ बनती है? राजस्थान का घर है ये, जो कटीली झाड़ियों और मड से बनाया जाता है। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है, राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। तो टैंक को कहाँ के लोग कहते हैं? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो राजस्थान के लोग टैंक को टंका कहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न देखने को प्रीवियस ईयर में मिला है। ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी ये कंटेंट्स हैं आपके EBS क्लास 3 NCERT बुक से ये लिया गया है। तो ये पूछना ही
जाएगा, ये एकदम श्योर है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो यहाँ से हम वीडियो को करते हैं समाप्त। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो और कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।